वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस सेगमेंट में आप सभी लोगों का मैं अमरविंद तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज 12 अगस्त है। राष्ट्रीय संस्करण के दैनिक जागरण संस्करण जो है राष्ट्रीय संस्करण, उसमें आज आपके परीक्षा उपयोगी कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है उसको आज देखेंगे हम। चलिए, उससे पहले जो भी अभी जुड़ रहे हैं हमसे नए स्टूडेंट हैं, हमारे मित्र हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो हमारे पुराने मित्र हैं, चैनल को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। चलिए, बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। तो परीक्षा उपयोगी के लिए आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ओबीसी पर। राज्यों के अधिकार बहाल करने संबंधी विधेयक संसद से पास हो गया, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों से यह संसद पास होगी। अब राष्ट्रपति की अनुशंसा होगी और यह विधि बन जाएगा, अधिनियम एक्ट हो जाएगा। तो इससे संबंध में बहुत सी बातें दी हुई है न्यूज़ में, आप लोग इसको रीड कीजिए, समझिए। कल इस पर ओबीसी के संदर्भ में कल भी डिस्कशन में शामिल किया गया था, उसे जाके वीडियो देख लीजिएगा। बहुत सी बातें की गई थी की पॉइंट के तौर पर। आज की पॉइंट के तौर पर इसमें क्या है इसको देख लेते हैं। तो की पॉइंट के तौर पर आज है संविधान में आरक्षण। संविधान एवं आरक्षण क्या है, इसके संदर्भ में क्या संवैधानिक प्रावधान है इससे संबंधित, क्योंकि कल इससे संबंधित प्रावधान छूट गई थे, वो नहीं हो पाया था, ज़्यादा लंबा हो गया था उसके एस्पेक्ट जो थे उसके संदर्भ में। चलिए आज उसको देख लेते हैं। तो क्या है भारत में संविधान, उससे पहले एक सेकेंड थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ। अब चलिए भारत में आरक्षण का संवैधानिक आधार क्या है इसके संदर्भ में देखते हैं। बातें क्या है। अनुच्छेद 15(4) बोलता है कि राज्य को लगता है, ऐसा लगता है राज्य को, कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को विशेष प्रावधान कर सकता है। अगर उसे लगता है कि उचित प्रावधान नहीं है तो इसके संदर्भ में वो आरक्षण की व्यवस्था या ऐसी व्यवस्था कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है। राज्य को ऐसा लगता है कि सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसके लिए पदों को आरक्षित कर सकता है। नेक्स्ट है आपको और क्या लगता है, 16(4) में 4 के ए में ही यह प्रावधान किया गया, संशोधन ये किया गया है, जिसमें राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति की व्यवस्था कर सकती है। तो 16(4) ए में कहता है ये प्रावधान। अनुच्छेद 335 क्या कहता है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के संदर्भ में कार्य कर सकती है या ध्यान देगी, इसके संदर्भ में अनुच्छेद 335 बोलता है। तो संवैधानिक प्रावधान के तौर पर आप 15(4), 16(4) और 16(4)(a) और 335 और भी अनुच्छेद है, पर ये आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसके संदर्भ में देखने को मिलता है। इंदिरा साहनी वाद बार बार चर्चा में रहा है और मैं कल भी आपको बताया था, इंदिरा साहनी एक लैंडमार्क डिसीजन है आरक्षण के संदर्भ में। आप लोग इसको अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा। तो इसी संदर्भ में कुछ बातें हैं, इसको देखते हैं। इंदिरा साहनी वाद 1992 में क्या था। 1992 में 9 न्यायाधीशों की पीठ थी जो आरक्षण के 50% सीमा तय करती है। तो 9 संवैधानिक पीठ है, तो ये संवैधानिक पीठ है। तो आप लोग ये बताइए कि संवैधानिक पीठ किसे कहते हैं, कितने जजों का बेंच बैठता है तो उसे संवैधानिक पीठ कहते हैं। कमेंट बॉक्स में दीजिए या टेलीग्राम के चैनल है उस पर आप जाके कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर चैनल आपको दैनिक जागरण के नाम से बना हुआ है, युक्ति आईएएस का, आप वहाँ जाके कमेंट कर सकते हैं। यद्यपि 16 दिसंबर 1992 को यह निर्णय दिया गया था, इंदिरा साहनी वाद 1992 का। यद्यपि संविधान की इसकी सीमा तय करता है, तब यह संरक्षण वादी उपाय के रूप में करेगा। अगर कोई आरक्षण की व्यवस्था होता है तो क्या होगा, युक्त संरक्षणवादी उपाय होंगे। इसके संदर्भ में समता के संतुलन सिद्धांत के आधार पर कम सीटों पर होना चाहिए। ये संतुलन का सिद्धांत भी लागू होना चाहिए। अगर राज्य आरक्षण की व्यवस्था कर रहा है तो क्या होना चाहिए, संतुलन का सिद्धांत। यह किसी भी परिस्थिति में 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना। तो 50% एक बेंचमार्क बना दिया इंदिरा साहनी ने। इस पर बार बार संशोधन करने की मांग की जा रही है। तो इसके संदर्भ में बहुत सा चीज़ें देखने को मिलती है। साथ ही क्या और भी बातें नोट के रूप में वो इंदिरा साहनी वाद में बोला गया था, क्या देखते हैं। जाति आज भी पिछड़ेपन का सूचक है।
आसानी से पता चल जाता है जाति किस वर्ग से किस संदर्भ में। तो जाति आज भी, तो 1992 के संदर्भ में ये बात हो रही है, आप लोग वहाँ का ध्यान रखिएगा। तो जाति आज भी पिछड़ेपन की सूचक है। जाति के आधार पर पहचान आसानी है, क्योंकि जाति वर्ग व्यवस्था हमारे यहाँ हमारे समाज में है। हर धर्म में जाति उपजातियाँ बटी होती हैं, तो इनका पहचान करना आसान होता है। पदोन्नति में प्रतिनिधित्व का अभाव देखने को मिलता है। तो पदोन्नति में आपको प्रतिनिधित्व जो है हर वर्ग का, वो अभाव देखने को मिलता है। वो ये 1992 ये बातें जो हो रही है 1992 के संदर्भ में हो रही है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इंदिरा साहनी केस को। क्रिमिनल लेयर को अलग किया जाए, क्रिमिनल लेयर की व्यवस्था अलग किया जाए, तो ये आपको इस संदर्भ में देखने को मिली थी। जाति आधारित आरक्षण तार्किक और सरल है, तो इसलिए बार बार बोला जाता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जाए। तो इंदिरा साहनीवाद के बाद बहुत सी चीज़ें उभर कर सामने है, जिसमें जाति आधारित जनगणना जो जाति आधारित आरक्षण जो है वो तार्किक और सरल है, क्योंकि पहचान करना आसान होता है सभी जातियों सभी वर्ग के लोगों का, तो ये आसान है। इससे पहले नोट कुछ है तो देख लेते हैं। इससे पहले आरक्षण केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए था। तो 1992 का जो इंदिरा साहनीवाद था उसमें संवैधानिक प्रावधान केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए था। मंडल कमीशन बना था, उसके बाद ओबीसी का आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, पर इंदिरा साहनीवाद के बाद यह विधिवत रूप से शामिल हो गया। मंडल आयोग द्वारा पिछड़ा अन्य जो पिछड़ा वर्ग अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है ओबीसी को आरक्षित श्रेणी में लाया गया। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट संबंधी आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। आरक्षण जब भी चर्चा होगी तो सर्वोच्च न्यायालय का वाद गया था, एक तो इंदिरा साहनीवाद है ही, उसके बाद एस नागराज बनाम भारत संघ वाद भी आप लोगों को याद रहनी चाहिए। जर्नैल सी बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद, ये दोनों वाद में इसमें पूर्ण विचार की बात की गई थी और साथ भी बहुत सी चीज़ें उसमें गई थी। आप लोग ये दोनों आप देख लीजिएगा, ये ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है संविधान संशोधन कब कब किए गए, वो भी देख लेते हैं। 77वां संविधान संशोधन 1995 वो क्या कहता है। इंदिरा साहनीवाद मामले में निर्णय दिया कि केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में आरक्षण होगा, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। तो किस में कहा गया? 77 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें। नेक्स्ट है हालांकि संविधान के अनुच्छेद 16(4)(a) के तहत विहित अधिकार है राज्य को यह विहित अधिकार है कि वो आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन वो 50% का रिजर्वेशन है, वो कॉन्सेप्ट है जब तक संवैधानिक बेंच पुनः इसे खारिज नहीं करेगी, उससे बड़ी बेंच तब तक यह लागू रहेगा। पर मोटो ऑफ ये है कि 16(4) के तहत राज्य को अधिकार है आरक्षण का। तो इसके संदर्भ में आगे देखते हैं क्या है। 81वां संविधान संशोधन 2000 में पारित किया गया, 88 संविधान संशोधन। तो ये क्या था इसके संदर्भ में? इससे अनुच्छेद 16(4)(b) को पेश किया गया। तो 16(4)(b) सबसे पहले तो कब आया, ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, कब आया? जिसके अनुसार किसी विशेष वर्ष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पदों को अनुवर्ती वर्ष में भरने के लिए पृथक रखा जाएगा और उसे उस वर्ष की नियमित रिक्तियों में शामिल नहीं किया जाएगा। तो अनुवर्ती वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष के संदर्भ में आपको 81वां संविधान संशोधन कहता है। तो आपको पीटी में प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, SC/ST के लिए अनुवर्ती वर्ष की संकल्पना किस अधिनियम के तहत आई थी? इसने बैकलॉग रिक्तियों के आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त कर दिया। तो आपको यहाँ से पीटी में यूपीएससी में आपको कथन में आपको शामिल किया गया था। तो ये सब चीज़ें देखिए कहाँ से प्रश्न उठता है, आप लोग समझिए इन सब चीज़ों को। डायरेक्ट प्रश्न टॉपिक को पढ़ लेने से केवल आप आरक्षण पढ़ लीजिएगा या आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। सभी चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ना होगा। इसलिए युक्ति आप लोग के लिए पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का कंप्लीट पैकेज लेके आया है, जिसमें सभी चीज़ों को आप सिलसिलेवार एक ही सीरीज में देख लीजिए और उस जो टॉपिक आएगा उसके सभी डायग्राम को बनाते चलिए। और पीटी मेंस और इंटरव्यू में कुछ भी प्रश्न आपसे पूछा जाए किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का, तो आप देने में उस उत्तर को देने में सक्षम हो, इसलिए यह प्रयास किया गया। तो हमारा सहयोग कीजिए और चैनल को शेयर किया कीजिए
और लाइक सब्सक्राइब भी किया कीजिए ताकि और भी हम लोग बेहतर तरीके से कार्य कर सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 आया पुनः। उसके बाद क्या बोला यह, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारी हेतु पदोन्नति में आरक्षण के लिए प्रमाणिक वरिष्ठता अर्थात वरिष्ठता का सिद्धांत यहाँ लाया। तो कौन सा लाया, 85वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, इसे वर्ष 1995 से पूर्व प्रभाव से माना गया। तो वर्ष 1995 के प्रभाव से पूर्व के प्रभाव से माना गया। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलता है। तो 85 क्या लाता है, वरिष्ठता का सिद्धांत लाता है। तो अभी तक आरक्षण में वरिष्ठता का सिद्धांत लागू है। आप लोग कितना महत्वपूर्ण है। और मुझे इंटरव्यू में जब पदोन्नति के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था तो यहीं से पूछा गया था। तो वरिष्ठता का सिद्धांत होना चाहिए या वरीयता का वरिष्ठता का सिद्धांत और प्लस आपको मेरिट बेस्ड व्यवस्था होनी चाहिए। मेरिट के आधार पर पदोन्नति मिलनी चाहिए। आप लोग इंटरव्यू का जो वीडियो बना हुआ उसमें आप लोग जाके देखिए। ये सब प्रश्न वहाँ पर मैंने बताया है कि कौन से प्रश्न मुझसे पूछे गए हैं। तो आपको उन सब चीज़ों को देखना होगा। नहीं तो कल मैं इस पर स्पेशल वीडियो एक बना दूंगा कि मुझसे इंटरव्यू में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, ताकि आप लोग उस अनुरूप तैयारी कर सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसे वर्ष 1995 में प्रभावित और एक अनुच्छेद 102, 103, 114 जो 104 संविधान संशोधन है, इससे भी संबंधित आरक्षण व्यवस्था उससे संबद्ध चीज़ें शामिल हैं। उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। पिछले 2 दशकों में संविधान का 102 और 104 संविधान संशोधन से कई संशोधन किए गए। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो थे, कमज़ोर वर्ग, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो EWS जिन्हें बोला जाता है, के लिए 10% आरक्षण 103 संविधान संशोधन के तहत दिया गया। तो ये सब चीज़ आपको आरक्षण के संदर्भ में देखने को मिलेगा। जब भी आरक्षण OBC के बात होगी तो सभी आरक्षण आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी प्रश्न पूछेगा तो तुलनात्मक अध्ययन आपको करना होगा वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को आपको अपने उत्तर शैली में शामिल करना होगा। नेक्स्ट है, इंदिरा साहनीवाद ने क्या तथ्य सामने या प्रश्न सामने ला दिया। कुछ प्रश्न को इसने उजागर किया। वो प्रश्न क्या है और वो हमेशा विवाद में रहा है और उस पर कार्य करने की अनुशंसा की गई है। तो क्या आरक्षण रोजगार प्राप्ति का एक साधन है या सामाजिक न्याय का साधन है। तो इंदिरा साहनीवाद के बाद जो 50% आरक्षण दिया गया, उसके बाद सभी राज्यों में आरक्षण का होड़ मच गया। किसी राज्य में 75% है, किसी राज्य में 80% है आरक्षण। क्षैतिज और जो होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आधार दोनों को मिला लिया जाए। किसी में 65% है, किसी में 72% है राज्य का। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस राज्य में कितने प्रतिशत का आरक्षण की व्यवस्था की गई है, सर्वाधिक आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो उसके बाद क्या रोजगार प्राप्ति का साधन या सामाजिक साधन का मामला हो गया यह आरक्षण। तो ये एक विवाद का विषय उत्पन्न हुआ, प्रश्न उत्पन्न हुआ। जाति आधारित आरक्षण बनाम आर्थिक आधार पर आरक्षण का मुद्दा सामने उभर कर आया। नेक्स्ट है, क्या जाति आधारित क्या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की व्यवस्था की जाए। जैसे OBC के लिए प्रावधान ये लाया गया था, उसी तरह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी हो। इसके संदर्भ में निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। तो ये सब जो ज्वलंत प्रश्न खड़ा हुआ इंदिरा साहनीवाद के बाद, तो आपको इससे UPSC में बहुत से प्रश्न, PCS में बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं मेंस में। आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग जाके जो भी मेंस के क्वेश्चन है सीरीज एक साथ दिया रहा था उसमें आप लोग देख सकते हैं। मेंस मॉडल प्रश्न आपको यहाँ से ये मिल सकता है। ये देखने को आरक्षण की राजनीति में इंदिरा साहनीवाद पूर्ण विचार की स्थिति में लगातार देखने को मिलती है। अर्थात इंदिरा आरक्षण जब भी बात हो तो आरक्षण के संदर्भ में इंदिरा साहनीवाद के पूर्ण विचार के लिए बातें बार बार देखने की स्थिति हुई है। तो इस पर चर्चा करने की बात हो। इसमें आपको 2 बार जर्नल सी और नागराजन के संदर्भ में भी और हालिया संशोधन के संदर्भ में भी ये बातें देखने को मिलती है। तो आपको इसके संदर्भ में मेंस का मॉडल प्रश्न आपको ये है। तो आपको टेलीग्राम के दैनिक जागरण एनालिसिस में जाइए, ये युक्ति का बना हुआ है, वो आप उसमें ऐड होकर आपके प्रश्न यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, जिसका मॉडल आंसर मैं आपको दूंगा। PT संदर्भित मॉडल आंसर क्या हो सकता, प्रश्न क्या है, इंदिरा साहनीवाद कब लागू हुआ, इंदिरा साहनीवाद किससे संबंधित है। और नेक्स्ट है, संविधान
कि किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए दावों का प्रशासन समंदकता बनाए रखने हेतु प्रावधान है। और भी प्रश्न इससे पीटी के बनेंगे, जितने आपको लाइन है दिए गए हैं सभी से प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है नेक्स्ट टॉपिक। हंगामे के चलते मानसून सत्र से पहले खत्म हो गया। तो ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। किस रूप कि लोकतंत्र में अगर संसद ही सुचारू रूप से नहीं चलेगा तो लोकतंत्र की यथा स्थिति क्या होगी, उसका भविष्य किस रूप में प्रभावित होगा, लोक योजनाएं किस रूप से आपको बनेगी। जब चर्चा ही नहीं होगी उस संदर्भ में, तो आप जान रहे हैं लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है, संसद को बोला जाता है। तो विस्तृत चर्चा के लिए संसद का कार्य जो होता है, कार्य का जो अवधि है वो पूरा होना चाहिए, उस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, सभी दलों को सहयोग करने की आवश्यकता है। तो इस संदर्भ में बातें दी गई हैं। कल एक नया चीज़ हुआ जिसमें यह बहुत ही दुखद घटना है, जिसमें जब स्थगित का जो मोरेंडम होता वो पढ़ा जा रहा था वेंकैया नायडू के द्वारा, जो सभापति हैं राज्यसभा के, उनके आंखों से आंसू छलक गया। तो ये अहम बातें हैं। क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक राज्यसभा का अध्यक्ष और देश का उपराष्ट्रपति इतना भावुक हो गया, तो किस स्थिति को स्पष्ट करता है। तो इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए बनता है। तो बहुत से न्यूज़ दिया हुआ है, आप लोग पढ़िएगा। इसका की पॉइंट देखते हैं क्या है। संसद के नियम आप लोग ये सब जानना चाहिए, क्योंकि यह सब मेंस के राइटिंग में इंटरव्यू के दौरान आपको ये सब प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या होता है नियम, मान लीजिए अभी संसद जिनका इंटरव्यू चल रहा है, तो मानसून सत्र समाप्त होना है, तो 193 नियम क्या है ये पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद 283 नियम क्या है, इससे संदर्भ में बहुत से नियम है जो बार बार चर्चा में रहते हैं, वो सबसे आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला नियम 193 क्या है, तहत चर्चा क्या होती है। तो इसके तहत अविलंबीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने का प्रावधान है। चर्चा उठाने सदस्यों को उत्तर देने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ से क्या होता है, अविलंब महत्व लोक महत्व के प्रश्न उठाए जाते हैं, पर चर्चा उठाने वाला सदस्यों को उत्तर देने का अधिकार नहीं होता, केवल वो प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इसी में नियम 193 के तहत चर्चा में सदन के सामने कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, कोई भी प्रस्ताव इसके संदर्भ में नहीं आ सकता है। नेक्स्ट है इसी के तहत क्या होता है, मतदान का व्यवस्था नहीं है, प्रावधान नहीं है। मतदान अगर जो 193 के तहत चर्चा हो रही है तो उसके तहत मतदान का प्रावधान नहीं है। सदस्य एक ही सत्र में 2 से अधिक चर्चा का प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं। नियम 193 ये कहता है एक सत्र में एक सदस्य 2 से अधिक प्रश्न नहीं कर सकते हैं इस नियम के अनुसार। नियम 184 के अधीन प्रस्ताव, और ये बहुत ही नियम 193 बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत ही सरकार चाहती है सारे विषयों पर चर्चा हो, पर विपक्ष चाहता है इससे छोड़कर, इस नियम को छोड़कर और सब नियमों जो भी हैं उसके अधीन चर्चा हो। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण नियम है। नेक्स्ट है नियम 184 का अधीन प्रस्ताव क्या है, अध्यक्ष की अनुमति के बगैर किसी भी विषय पर चर्चा नहीं होगी। 184 यह बोलता है प्रस्ताव के प्रस्तावक जो होंगे उत्तर देने का अधिकार होगा। तो 184 के अधीन क्या होगा, प्रस्तावक जो होंगे जो प्रश्न पूछते हैं उसको उत्तर भी, क्यों प्रश्न पूछ के उसके संदर्भ में अगर कोई उत्तर दे रहा है मंत्री, उसके संदर्भ में कुछ उत्तर भी वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है मंत्रियों का वक्तव्य यहाँ पर देखने को मिलता है। संबंधित मंत्री 6 महीने में एक बार अपने मंत्रालय से संबंधित वक्तव्य देते हैं। अस्थायी समितियों की रिपोर्ट अमल करने मंत्री वक्तव्य देते हैं। नियम 184 के तहत आपको और भी चीज़ें देखने को मिलती है। क्या है, लोकहित के किसी विषय पर अध्यक्ष अनुमति देने के बाद चर्चा होती है। चर्चा के विषय की मंजूरी का अधिकार अध्यक्ष के पास होता है। चर्चा के लिए समय का आवंटन स्पीकर के निर्देशानुसार तय होता है। नेक्स्ट है नियम 342, आपको इसके तहत क्या प्रस्ताव दिया जाता है, किसी नीति या स्थिति पर विचार करने के लिए प्रस्ताव 342 के तहत कार्य किया जाता है। तो ये सब महत्वपूर्ण नियम है। इसके तहत मतदान का प्रावधान नहीं है। तो इसके ही संदर्भ में कोरम का व्यवस्था आता है। कोरम क्या है, सभा की बैठक के लिए अध्यक्षीय समेत 55 सदस्यों की मौजूदा अनिवार्य, अर्थात 10% जो सीट आवंटन है कोरम के लिए वो अनिवार्य 555 संदर्भ में से, क्योंकि लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी हो सकती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
नेक्स्ट है कोरम पूरा नहीं होने पर घंटी बजाकर सदस्यों को सूचित किया जा सकता है। तीसरी घंटी बजने के बाद कोरम न पूरा होने पर बैठक स्थगित कर दी जाती है। तो ये आपको ये प्रश्न पीटी में पूछा गया है कोरम से संबंधित, तो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। नियम 377 बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसके संबंध में जानकारी होनी चाहिए। नियम 377 के अधीन ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तौर पर नहीं उठाए जा सकते, अर्थात तारांकित तारांकित प्रश्न आप लोग सुने होंगे, तो उसके संदर्भ ऑर्डर बनता है किस प्रश्न को पहले लाना है, किस प्रश्न को बाद में लाना है। तो इन प्रश्नों को छोड़कर नियम 377 के तहत और भी जो प्रश्न होंगे उसको इसमें इस नियम के तहत उठाया जाता है। महासचिव को लिखित सूचना देकर सदस्य, तो किसे सूचना देना होता है? अध्यक्ष को नहीं, पहले महासचिव जो होते हैं संसद के उन्हें ये सूचना देगा, उसके सचिव अध्यक्ष को सूचना देगा, उसके बाद आवंटित होगा। लोकहित के मुद्दे पर सूचना देने के लिए सदन का मामला उठाया जाता है, अनुमति मिलता है। ये किस मुद्दे पर मिलता है? लिखित सूचना पर। नेक्स्ट है नियम 377 के तहत मामला उठाने के लिए एक दिन में 20 सांसदों को मौका मिलता है। तो एक दिन में कितने सांसदों को मिलता है मौका? 20 सांसदों को मौका मिलता है। तो एक सांसद एक सप्ताह में एक ही मुद्दा उठा सकता है, तो समझ लीजिए। तो एक सांसद सप्ताह में वीक में एक मुद्दा उठा सकता है, और एक दिन में कितने सांसद प्रश्न उठा सकते हैं? 20 सांसद। तो आप लोग यहाँ से अपना पीटी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इससे बस जानकारी बस आप लोगों के लिए दिया गया था। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। एक सेकेंड, नेक्स्ट टॉपिक नीचे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, आप आइए नीचे। फिर देखिए आप लोग को यहाँ पर राज्यसभा सरकार में स्थितियाँ आरक्षण के संदर्भ में बहुत विवाद हुआ। इस सब को आप लोग न्यूज़ में देखिए, ताकि और भी आप लोगों की ज्ञान सीमा जो होगी वो बढ़ेगी, और मेंस के संदर्भ में आपका व्यू बहुत चेंज होगा। एक न्यूज़ आप लोगों को यहाँ पर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आप लोग को ये पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए क्या होता है, क्यों होता है के संदर्भ में। पॉक्सो के तहत जो आरोपित किशोरी की आयु सीमा जो विचार चल रहा घटाने का 18 से लेकर 16 करने का, तो उसके संदर्भ में समिति बनी थी। वो समिति बोलती है नहीं है, उचित नहीं है, जितना पॉक्सो में है वो काफ़ी है, इसके संदर्भ में न्यूज़ है। और एक जेज एक्ट के संदर्भ में आपको एक बात भी यहाँ सामने आती है, बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम जो 2015 बना था उसके संदर्भ में। तो ये आपको न्यूज़ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मेंस के मेंस और इंटरव्यू के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे पीटी के कुछ प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या है, आपको न्यूज़ देख लेना चाहिए, और उसके संदर्भ में देखिए की पॉइंट क्या है, उसे चलिए देखते हैं। पॉक्सो क्या है, पहले तो ये आप लोगों को जानना चाहिए। पॉक्सो अधिनियम है क्या? यौन अपराधों के बच्चों को संरक्षण के संबंधी जो अधिनियम बना था, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, उसी को पॉक्सो, संक्षिप्त नाम पॉक्सो दिया गया है। पॉक्सो अधिनियम 2012 को बच्चों के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों के यौन अपराध, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के संरक्षण के प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। तो किसके संदर्भ में? आपको ये यूपीएससी और पीसीएस के लिए प्रश्न यहाँ से बने थे और पूछे भी गए हैं, किसके लिए यह बना है अधिनियम। यह अधिनियम बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है, तो इसके संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यह अधिनियम जो है, इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अर्थात दोनों समान है, दोनों पे समान नियम कानून होते हैं। पुरुष बच्चा और महिला बच्चा पर दोनों पे यह नियम कानून, मेल और फीमेल दोनों पर यह लागू होता है। बाल यौन शोषण अपराध संबंधी कानून पर कठोर बनाते हुए बाल यौन अपराध संरक्षण नियम पॉक्सो को 2020 में अधिसूचित पुनः किया गया, जिसमें कठोर नियम बनाए गए। ये घटना घटी थी हैदराबाद में, आप लोग जान रहे होंगे। उसके बाद यह चीज़ें आई थी। पहली बार पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यौन हमला और यौन उत्पीड़न, सोशल हरासमेंट को परिभाषित किया गया। इससे पहले परिभाषित नहीं किया गया था। इन तीनों को परिभाषित किया गया कि यह क्या है, इसकी दायरा क्या है, और ये किन किन रूप से शामिल किया जा सकता है कोई घटना घटती है तो। अपराधों को ऐसी स्थितियां अधिक गंभीर माना गया, अपराधों की ऐसी स्थितियां गंभीर माना गया यदि अपराध किसी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, सेना आदि द्वारा किया जाता है।
एक आम पब्लिक द्वारा किया जाता वो अपराध की श्रेणी में है ही, पर अगर इन 3 पदों पर बैठे जो व्यक्ति होंगे उनके द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो यह अपराधों की अति गंभीर श्रेणी में आएगा। बच्चों को से जुड़े यौन अपराध के मामलों रोकथाम के साथ ऐसे मामलों के न्यायिक प्रक्रिया के हर स्तर पर विशेष सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था की गई। तो प्रत्येक स्तर पर सहयोग की व्यवस्था कहाँ की गई? संशोधन के बाद 20 में की गई। पीड़ित को चिकित्सीय सहायता और पुनर्वास के लिए मुआवजा प्रावधान की व्यवस्था की गई। यह अधिनियम लिंग के आधार पर भेदभाव को नहीं करता, अर्थात यह भी संशोधन के बाद मेल और फीमेल दोनों में समान रूप से लागू होंगे। वर्ष 2019 में यौन अपराधों के बच्चों के संरक्षण और विधेयक 2019 के माध्यम से गंभीर पेनिट्रेटिव यौन प्रताड़ना, एग्रेसिव जो होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, उसके माध्यम मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया। तो गंभीर जो इस प्रकार के मामले होंगे जिसमें हैदराबाद के घटना था या निर्भया कांड था, उस प्रकार का अगर कोई घटना होता है जिसमें बहुत ही गंभीर होता है, जो मानवीय कृत नहीं है, उसके संदर्भ में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, तो आप लोग ये बताइए इसके संदर्भ में सज़ा कितने वर्ष की प्रावधान किया गया है? सज़ा का कितना प्रावधान, कितने वर्षों का? कमेंट बॉक्स में बताइए या टेलीग्राम पर आप जाके जोड़ के बता सकते हैं। इसी संदर्भ में नोट आपको याद रखना चाहिए क्या कि मद्रास उच्च न्यायालय ने यह सुझाव दिया कि 16 वर्ष की आयु के बाद सहमति से यौनिक, शारीरिक और इस प्रकार के अन्य कृत्यों को पोस्को जो एक्ट है अधिनियम से बाहर कर दिया जाए। अगर 16 वर्ष की आयु के बाद 16 से 18 या उसका 18 के बाद तो लागू है ही, पर 16 से 18 अर्थात 16, 17 और 18 या तीनों वर्ष में अगर कोई सहमति से यौन संबंध बनाता है उसके संदर्भ में इसे पोक्सो एक्ट से हटा देना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले देखने को मिले हैं कि फीमेल वर्ग द्वारा पुरुष मेल वर्ग पर इस पोक्सो एक्ट का गलत फ़ायदा उठाया गया है, क्योंकि 16 से 18 वर्ष के बाद सहमति के आधार पर यौन संबंध बनाया गया। बाद में आपको बाद में से इस एक्ट के तहत उन मेल जो वर्ग थे उस पर मुकदमा किया गया, तो ये उचित नहीं था। इसी संदर्भ में मद्रास हाई कोर्ट ने यह एक राय दी थी अपनी। निर्धारित आयु वर्ग के तहत चाइल्ड या बालक परिभाषा क्या है तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि ये आपको पीटी इंटरव्यू और मेंस में आपको बहुत काम देगा। क्योंकि आपको पोस्को नियम के तहत उम्र कितना 18 वर्ष कम है ये आपको जानना ज़रूरी है। आपको इंटरव्यू में मुझसे ये पूछा गया, इंटरव्यू में था कि कौन सा ऐसा वर्ग है जिस पर कोई अगर किसी की हत्या कर देता है तो उसे सज़ा नहीं होगी। तो ये पीटी यहीं से प्रश्न पूछा गया था मुझे इंटरव्यू में कि कौन सा आयु वर्ग ऐसा है जिसमें आप किसी की हत्या कर देते हैं तो भी आपको सज़ा नहीं होगी, सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक जब तक आप वयस्क ना हो जाएं। तो यह आपको देखिए कहाँ से प्रश्न आपको पीटी मेंस इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं ये क्यों कहता हूँ बार बार कि किसी टॉपिक का पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू व्यू आपका होना चाहिए, आप समझ लीजिए यहीं से। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आप जाइए वीडियो बना हुआ है इंटरव्यू के संदर्भ में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ग्रुप में शेयर किया हुआ है मेरा इंटरव्यू क्या पूछा गया था क्वेश्चन, वहाँ से। चलिए, बाल मजदूर अधिनियम निषेध जो होता है, बाल मजदूर निषेध अधिनियम 1986, इसमें 14 वर्ष आयु निर्धारित है। किशोर न्याय बच्चों के देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015, इसमें 14 वर्ष निर्धारित है। बच्चों की उम्र सीमा कंपनी अधिनियम 1948 में 15 वर्ष निर्धारित है। और वैश्विक कानून बहुत से देशों में 16 वर्ष या उससे कम भी निर्धारित है। तो आपको आयु वर्ग जो है वो जानना चाहिए। अब नेक्स्ट है किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, इसे आप लोगों को जानना चाहिए। वर्ष 2020 में यह संशोधन के बाद की स्थिति है। क्या है स्थिति वो देख लेते हैं। 15 में एक्ट आया था, पर संशोधन के बाद की कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां उसे देखना है। जघन्य अपराधों में संलिप्त 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच के किशोरों को जुवेनाइल
के ऊपर बालिकों के समान मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई। निर्भया कांड के बाद यह बहुत ही विवाद का विषय था कि 16 से 18 क्या होना चाहिए। उसके बाद हैदराबाद कांड ने इसे पुष्टि कर दिया। उसके बाद यह स्थिति हुआ कि आप इससे आप नहीं बच सकते हैं। फिर 16 से 18 वर्षीय जुवेनाइल जिसने कम जघन्य अपराध अर्थात गंभीर अपराध किए हैं, जघन्य से जघन्य एक होता है जो मानवीय रूप से किसी रूप से कृत नहीं, इसमें आपको मृत्यु दंड का प्रावधान है। लेकिन गंभीर अपराध है, आपने अपराध किया है, आपने उस जिस बालिका के साथ, बच्चे के साथ या किसी के साथ हत्या का प्रयास नहीं किया है, तो इस संदर्भ में बात है। और अति गंभीर क्या होता है, जिसमें आपने बलात्कार भी किया, उससे असॉल्ट भी किया और साथ में उसको मृत्यु भी, उसे मार भी दिया गया अमानवीय कृत्य से, तो उसमें बेहद जघन्य अपराध माना जाता है। तो 16 से 18 वर्षीय जुवेनाइल जिसने कम जघन्य अर्थात गंभीर अपराध किया हो, उससे ऊपर बालिक समान केवल तभी मुकदमा चलाया जा सकता है जब उसकी उम्र 21 वर्ष की आयु के बाद पकड़ा गया हो। तो देखेंगे निर्भया कांड में यह एक व्यक्ति था जिसने 21 वर्ष का दावा बार बार कर रहा था। तो आप लोग देखिए प्रश्न कहाँ से बनते हैं। प्रत्येक जिले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड JJB का गठन इस एक्ट के तहत किया जाएगा और साथ ही साथ बाल कल्याण समिति का भी गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है, आपको यह बाल कल्याण समिति जो होगा, और ये आपको सर्च करके आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आपको यह काम देगा। बच्चे के विरुद्ध अत्याचार, बच्चों की नशीले पदार्थों और बच्चों के अपहरण या बेचने के संदर्भ में दंड निर्धारित करता है यह एक्ट। फिर नेक्स्ट है, गोद लेने के माता पिता की योग्यता और गोद लेने की पद्धति भी इसमें शामिल किया गया नए संशोधन 2020 के तहत। तो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। मेंस प्रश्न जो है, मेंस मॉडल प्रश्न क्या है, पॉक्सो कानून के तहत जघन्य अपराध के लिए उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 वर्ष करने से विभिन्न विचारों से क्या आप सहमत है, टिप्पणी करें। तो यहाँ पर आपका विचार पूछा जा रहा है, क्या 18 से 16 वर्ष कर दिया जाए, उसकी युक्त तर्कों के आधार पर आप टिप्पणी करिए। पीटी मॉडल प्रश्न क्या हो सकते हैं, यहाँ से बहुत से प्रश्न बनते हैं, पर कुछ पीटी मॉडल प्रश्न जैसे प्रत्येक जिले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है गठन किस प्रावधान या एक्ट के तहत हुआ था, प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन का प्रावधान किस एक्ट के तहत हुआ, पॉक्सो एक्ट कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, इससे संबंधित। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या है। आपको कृषि कानून पर जो नियम नज़र बनाए रखनी चाहिए, क्या है नहीं है, इसके संदर्भ में। नेक्स्ट है, आपको बुजुर्गों के लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले राज्यों में राजस्थान, हिमाचल और मिजोरम सर्वश्रेष्ठ रहा। इसके संदर्भ में बहुत सा डाटा यहाँ दिया गया है, तो आप लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए। पीटी ओरिएंट है ये, पीटी में आपको प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कौन टॉप रहा बुजुर्ग के जीवन गुणवत्ता की श्रेणी में, राज्यों की श्रेणी में कौन रहा, बुजुर्ग आबादी वाले राज्य अधिक कौन है, केंद्र शासित राज्यों में कौन है, तो ये सब प्रश्न आपको पीटी से यहाँ से पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर ये टॉपिक देखना चाहिए, कटिंग, भूकंप और बारिश से कमज़ोर हो रहे हैं पहाड़। पर्यावरण के संदर्भ में नीतियाँ हम लोगों को बदलने की ज़रूरत है। क्यों कि हम अवसंरचना और विकास के नाम पर अति दोहन कर रहे हैं हर चीज़ का। तो इसके संदर्भ में नई नीति की मांग होनी चाहिए। पुनः सभी नीतियां जो पहले की बनी हुई भारत स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, तो उसमें हमें पुनः सुधार, पुनः विचार करने की ज़रूरत है। इसके संदर्भ में आप लोगों को चीज़ें ये देखनी चाहिए। नेक्स्ट है, अब इंदौर बना देश का पहला वाटर प्लस शहर। तो आपको इसके संदर्भ में चीज़ें दी गई हैं, तो आप लोग ये पीटी के व्यूज़ से आप देख सकते हैं। साथ ही जब जल संरक्षण की नीति आएगी, जल संरक्षण क्या होना चाहिए, जब टॉपिक आए तो इसमें ये आप वाटर प्लस कॉन्सेप्ट है उसे आप देख सकते हैं। तो इस व्यू से आप लोग देखिएगा इसे। नेक्स्ट है, आपको पीटी व्यू से यहाँ निर्भय क्रूज के संदर्भ में तो सफल परीक्षण हो गया, इसका भी आप लोग न्यूज़ देखिए पीटी के संदर्भ में। चलिए आपको देखते हैं, आप अगला न्यूज़ देखते हैं। इसमें आपको ये न्यूज़ ज़रूर देखनी चाहिए और इसको अच्छे से आप लोग को करना भी चाहिए, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू में ये तो काम देता है, प्लस पीटी में यहाँ से प्रश्न बहुत से देखने को मिले हैं और आगे भी मिलेंगे।
सरकारी निजी क्षेत्र की भागीदारी से ही आत्मनिर्भर होगा देश, तो प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया। जहां भी आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट आए तो आत्म भारत निर्भर का जो अभियान है उससे संबंधित बातें देखने को मिलेगी। साथ में यहां पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये भी बोला गया, वर्तमान में यूनिकॉर्न जो कंपनियां हैं जो स्टार्टअप के रूप में शुरू हुई थी, वर्तमान में कितनी हो गई, लगभग 60 हो गई हैं। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है कि हमारा जो स्टार्टअप सेटअप है वो बढ़ रहा है और वो यूनिकॉर्न के रूप में बढ़ता जा रहा है। तो चलिए इससे संबंधित जो टर्म है उसे की पॉइंट के रूप में देखते हैं। क्या है यूनिकॉर्न, क्या होता है यूनिकॉर्न, क्या होता है इसके संदर्भ में देखते हैं। यूनिकॉर्न एक शब्द है जिसे उन स्टार्टअप को दिया जाता है जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से अधिक है। तो 1 बिलियन से अधिक जिसका होगा वैल्यू उसे यूनिकॉर्न के श्रेणी में रखा जाता है और ये स्टार्टअप के रूप में शुरुआत होते हैं और इनकी जो वैल्यू बढ़ जाती है कितना, 1 बिलियन तक हो जाती है। तो अब बताइए 1 बिलियन में कितना भारतीय रुपया होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, यह शब्द 2013 में वेंचर कैपिटलिस्ट थे एक एलन ली, उनके द्वारा दिया गया था। यह शब्द उनके द्वारा दिया गया था, कब दिया गया था, 2013 में। यह क्या थे, वेंचर कैपिटलिस्ट थे एलन ली द्वारा दिया गया था यह। और ये किस देश से, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। यूनिकॉर्न केवल कहानियों में ही पाया जाता है, ये एक दक्षिण का कहानी है। यूनिकॉर्न एक जानवर है, उसके संदर्भ में जैसे हम लोग मोहनजोदाड़ो में कल्पना है, हड़प्पा संस्कृति में जानवरों की कल्पना है, प्राकृतिक देवीय जानवरों की, उसी के संदर्भ में यह कल्पना है। उन्होंने इसी के संदर्भ में इस तरह के सफल व्यापार के सांख्यिकी का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस शब्द को चुना था। कौन चुने थे, ली के द्वारा चुना गया था। तो ये क्या था इसके संदर्भ में। अब डेकाकॉर्न भी एक शब्द आता है, तो आप लोग इसे भी जानिए। जब यूनिकॉर्न को जान रहे तो डेकाकॉर्न भी जानना चाहिए। उन कंपनियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका वैल्यू 10 बिलियन होता है। 1 बिलियन यूनिकॉर्न, 10 बिलियन आपको डेकाकॉर्न। इसी तरह बड़े हेक्टोकॉर्न भी हो जाएगा, 100 बिलियन हो जाएगा, 100 बिलियन हेक्टोकॉर्न के रूप में परिभाषित है। तो ये टर्म आपको आएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, यह बस संख्या का मामला है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ से पीटी व्यू क्या है, ली के द्वारा दिया गया था 2013 में, यह बस जानना है आप लोग को। भारत में यूनिकॉर्न कंपनियाँ कौन है ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग को बहुत सी चीज़ों को इस संदर्भ में नहीं देखते हैं। आप हर चीज़ को इजी में लेते हैं, क्या है नहीं है। आपको यहाँ से इंटरव्यू में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर ये टॉपिक आज के न्यूज़पेपर में आया है, आज की नहीं का इंटरव्यू है, तो यहाँ से डायरेक्ट बताया भारत में यूनिकॉर्न कंपनी कौन है, तो वहाँ आपका जवाब फंस जाइएगा आप लोग। तो इसलिए कुछ यूनिकॉर्न कंपनियों का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे डिजिटल पेमेंट कंपनी बिलडेक्स है भुगतान कंपनी, वो 10 यूनिकॉर्न शामिल, टॉप यूनिकॉर्न शामिल है। जो भारत के 10 टॉप यूनिकॉर्न कंपनियां हैं या स्टार्टअप है, उनमें यह बिलडेक्स एक शामिल है। पाइन लैब भी शामिल है। यूनिकॉर्न कंपनी भुगतान कंपनी है, यानी पेमेंट कंपनी है। आप लोग जानते हैं, इसका बहुत से लोग यूज भी करते होंगे, पर वो यूनिकॉर्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा। बैजू है जो लर्निंग कंपनी है, ऑनलाइन लर्निंग कंपनी, भारत की सबसे बड़ी लर्निंग कंपनी है। आप लोग जानते होंगे 800 करोड़, 1200 करोड़, 2000 करोड़। अब भारत का अभी आधिकारिक भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सरशिप इसे प्राप्त है। तो ये कितनी बड़ी कंपनी है आप समझ सकते हैं, पर यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में जानी जाती है। तो आप लोग इस सब जानिए। फ्रेश वॉश सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये भी यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में जानी जाती है। पेटीएम मॉल भी आपको ऑनलाइन रिटेल जो बिजनेस है वो आपको यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में जानी जाती है। ओयो जो होटल यूज करते हैं हम लोग ठहरने के लिए, ऐप के जरिए होटल रूम बुकिंग होता है, तो यह योयो है, ये भी आपको यूनिकॉर्न कंपनी है। पॉलिसी बाज़ार आपको जान रहे होंगे, सभी लोग इसे जानते होंगे, ये भारत की ऑनलाइन बीमा क्षेत्र में पहले निवेशकों में से एक है पॉलिसी बाज़ार। तो ये यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में नामित है। स्विगी यह ऐप जरिए फूड डिलीवरी करती है। उड़ान जान ही रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस यूनिकॉर्न मार्केट प्लस, मैंने कल के वीडियो में बताया था। मार्केट प्लस एक नया कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसे ज़रूर जानिएगा। देखिए आपको यहाँ से आ गया उड़ान,
इसके संदर्भ में जो बिजनेस को टाई अप करता है एक दूसरे से, उसमें उड़ान है, तो ये यूनिकॉर्न कंपनी। जोमेटो ऐप के जरिए फूड डिलीवरी की जाती है, तो ये भी यूनिकॉर्न कंपनी है भारत की। अब नेक्स्ट है आत्म भारत अभियान, जो इसमें चर्चा आत्मनिर्भर शब्द है, उसमें आत्म भारत अभियान को देख लेते हैं क्या है। ये 5 स्तंभों पर आधारित है: अर्थव्यवस्था या अवसंरचना, प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड के संदर्भ में। 5D के संदर्भ में था बातें, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा को क्या था नहीं था। अब तक घोषित प्रोत्साहन सारांश क्या है, प्रोत्साहन देख लेते हैं। अब तक क्या प्रोत्साहन राशि इसके तहत दी गई थी। आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट आया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 19280 अर्थात 1,92,800 करोड़ निवेश कर दिए थे। फिर गरीब कल्याण पैकेज के तहत और भी निवेश किए गए, उसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा। भारत आत्मनिर्भर अभियान 1.0 में 11,26,50 करोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज अन्य योजना में 82,911 करोड़ दिया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 में 73,000 करोड़ दिया गया। आत्म भारत निर्भर अभियान 3.0 में 2,65,080 करोड़ रुपया दिया गया अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। आरबीआई मेजर्स, आरबीआई द्वारा 12,71,200 करोड़ रुपया का प्रोत्साहन पैकेज दिया गया है। उसके संदर्भ में टोटल कितना ये हो जाता है 29,87,661 करोड़ रुपया आपको ये टोटल पैकेज आत्म भारत अभियान के तहत जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद दिया गया। और भी इसमें राशियां हैं, आप लोग ऐड कीजिएगा, क्या क्या उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेंस के मॉडल के प्रश्न क्या हैं उसे देख लेते हैं। मेंस मॉडल प्रश्न है आत्मनिर्भर भारत अभियान में भारत की गिरती अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक रहा है। किस रूप से सहायक रहा है, इस पर क्या आप इस बात से सहमत है? तर्कों के आधार पर युक्त परीक्षण कीजिए। आपको मेंस मॉडल, ये प्रश्न आपको मेंस एग्जाम में देखने को मिले हैं यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस में, तो आप इससे संदर्भित देख सकते हैं। और आगामी जो भी एग्ज़ाम है तो पैकेज अभी भी घोषणा हो रही है, तो इससे जो भी प्रश्न है बनेंगे ज़रूर, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। नेक्स्ट है इसमें पीटी मॉडल प्रश्न क्या, आत्मनिर्भर भारत अभियान कुल कितनी राशियां दी गई? आत्मनिर्भर भारत में 1.0 कब प्रारंभ हुआ, 3.0 कब प्रारंभ हुआ, प्रोत्साहन पैकेज आरबीआई जो कितनी राशि प्रोत्साहन राशि दी गई, इसके संदर्भ में चीज़ें हैं। उसके बाद आपको ये न्यूज़ देखनी चाहिए कि सड़कों से हटेंगे हज़ारों ट्रक और बचेगा करोड़ डीजल लीटर सुधरेगा। ये फ्रेट कॉरिडोर की बात करता है, उसके संदर्भ में रेलवे का जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है केवल माल वाहकों के लिए, उसके संदर्भ में है। तो आपको ये न्यूज़ जाननी चाहिए, इसके संदर्भ में बहुत सी चीज़ें आपको डाटा मिलेगा, तो ये सब चीज़ आप लोग को पढ़ना चाहिए क्या है नहीं है इसके संदर्भ में। इसके बाद नेक्स्ट है कोरोना के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था। देखिए मैं अभी चर्चा कर ही रहा था आत्म भारत का, तो इसमें आपको एक आर्टिकल भी आया है भरत झुनझुनवाला जी का, ये बहुत ही जाने माने व्यंगकर्ता हैं, तो ये आप लोग इसको इनके आर्टिकल को ज़रूर पढ़िए और अपने जो भी मेंस राइटिंग में है लेखन शैली को और भी बढ़ाइए। सुरक्षा परिषद में नए भारत की मौजूदगी, इसके संदर्भ में एक आर्टिकल आया है जो मैं पिछले लेक्चर में आप लोग को सुरक्षा परिषद 2 वीडियो ले चुका हूँ, दो टॉपिक को कवर किया, ऐसी संदर्भित बातें हैं। आप लोग इसको देख के अपने जो भी चीज़ें हैं आपको मेंस के व्यू से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोग को ओबीसी विधेयक के संदर्भ में सदन में शांति के मायने क्या है, अर्थात हंगामा तो बहुत हुआ, मैं कल भी आपको बताया था हंगामा तो संसद में बहुत हुआ, पर ओबीसी के मुद्दे पर सभी शांत हो गए, ऐसा क्या है कारण है? इसके तथ्यों को खंगाला है गौरव कुमार, नीति विश्लेषक हैं इनके द्वारा, तो आप लोग इसको जानिए। नेक्स्ट है आपको एक और चीज़ जानना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में। यह एक आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है, इस पर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जब भी आएगा, क्योंकि बहुत लंबा है। अगर इसे आज मैं शामिल करता तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाता, वैसे ही 30 से 40 मिनट का वीडियो 35 से 40 मिनट वीडियो हो जा रहा है, तो इसी संदर्भ में चीज़ें हैं, तो आपको ये सब चीज़ों पर ध्यान रखनी चाहिए। देखिए फिर आज आपको काबुल से संबंधित न्यूज़ देखने को मिल रहा है, तो अफगानिस्तान न्यूज़ पर आप लोग टिके रहिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अगले बार जो भी मेंस होने वाले हैं वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। आज के न्यूज़ में इतना ही था, तो चलिए कल फिर मैं लेके एक नया वीडियो सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें बहुत से परीक्षा उपयोगी पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखूँगा। यह कंप्लीट आप लोग के लिए पैकेज है, जानिए, आप लोग इसको सीरियसली
लीजिए और चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी हम लोग मोटिवेट हो सके युक्ति IAS के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।